हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज़ इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12। ठीक है, और जैसे कि हमने चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट कर लिया है इस चैप्टर का पॉपुलेशन के ऊपर जो है, और हम आज देखने वाले हैं इसी चैप्टर का पार्ट 3। तो जो पिछला पार्ट था दैट इज़ ऑन पार्ट 2, इसमें हमने पढ़ा था अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, और हमने पढ़ा था कि जो फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ थे इंडिया में वो पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रीजनल वेरिएशन था पॉपुलेशन ग्रोथ का, कि किस रीजन में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, किस तरीके से है, वो सब हमने देखा। इसके बाद वी वर ऑल्सो लुकिंग अबाउट दी पॉपुलेशन कंपोजिशन, हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन के अबाउट भी देखा, और उसमें जो हमने पहली चीज़ देखी थी दैट वाज अबाउट दी रूरल अर्बन कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का पार्ट जो है हम वो आज देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आज ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जो लोग यहाँ पर कोर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुँचाएं इस कोर्स के बारे में। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करी जा रही है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोज़ वगैरह के नोटिफिकेशन जो है या जो भी अपडेट्स हमारी तरफ से आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, बाकी जिन लोगों को कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, उनको कमेंट करना ज़रूरी है। और बाकी जितने भी लोग हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करना सभी लोगों को ज़रूरी है, ताकि फिर से वही बात कि आप लोग हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं ये हमें पता लग सके। ठीक है, तो इसलिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जो है वो सभी लोग करें। और बाकी जो आप जिनको कोई क्वेरी है, जो कुछ पूछना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, वो भी कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का पार्ट। चलते हैं अपने बुक की तरफ। देखिए, आज हमने बात करनी है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन से। ठीक है, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन का मतलब है बेस्ड अपॉन योर लैंग्वेज। ठीक है, भाषा के आधार पर। देखिए, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये हमें पता है कि इंडिया जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की एक लैंड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू ग्रायरसन। ये ग्रायरसन कौन है? ये है जॉर्ज अब्राहम ग्रायरसन। ये एक आयरिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, और ये जब ब्रिटिश इंडिया था तो उसमें ये क्या थे? एक लिंग्विस्ट थे। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे 1903 से लेकर 1928 तक। इन्होंने ये बोला था कि यहाँ पर 179 लैंग्वेजेस हैं, यानी कि 179 लैंग्वेजेस हैं, और एज मैनी एज 544 डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली। ठीक है, ये लैंग्वेज से थोड़ा सा हटके होता है, दिस इज योर डायलेक्ट इज बोली। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, अगर आज की डेट में हम बात करें तो आज हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। और ये 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहाँ लिखी गई हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके शेड्यूल 8, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 8 है उसमें लिखी गई है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखी गई हैं 22 भाषाएं। ठीक, एंड अ नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक, चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि सी हाउ मेनी लैंग्वेजेस अपीयर ऑन अ 10 रुपी नोट, कि 10 रुपये का जो नोट होता है उसमें कितनी भाषाएं होती हैं, कितनी लैंग्वेजेस होती हैं। ये एक्टिविटी मैं आपको ऐसा सच नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो जाके ज़रूर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अमंग बात करें तो द स्पीकर्स ऑफ हिंदी हैव द हाईएस्ट परसेंटेज। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं। और जो स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं? संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी स्पीकर्स। और ये सारी की सारी बात फिर से ध्यान रखिएगा की जा रही है 2011 के जनगणना या 2011 की सेंसस के आधार पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे सवाल पूछेंगे, ये बोडो बताइएगा कि कहाँ पर बोली जाती है। जो बोडो लैंग्वेज है ये जनरली कहाँ पर यूज होती है, इसको बताइएगा। ठीक है, चलिए हाउएवर इट इज नोटिस्ड दैट द लिंग्विस्टिक रीजन्स इन द कंट्री डू नॉट हैव अ शार्प एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री, रादर दे ग्रेजुअली मर्ज एंड ओवरलैप इन देयर रिस्पेक्टिव फ्रंटियर जोन्स। ये सीधी सी बात है। लैंग्वेजेस का मतलब जो ये लिंग्विस्टिक मतलब आप कह सकते हैं कि वेरिएशन है, ये एकदम से नहीं होगा। मतलब आप मान लीजिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आप जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई जगह है ए, एक कोई दूसरी जगह है बी। ठीक है, यहाँ पर कोई लैंग्वेज बोली जाती है ए में, बी में कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आप इस रीजन से इस रीजन की तरफ को जा रहे हैं तो कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री ऐसी नहीं होगी कि आप कहेंगे कि यहाँ तक इस रीजन में सारे के सारे जो है वो ए बोलने वाले लोग हैं, और इस सारे के सारे रीजन में जो है वो बी बोलने वाले लोग हैं। बी मतलब लैंग्वेज कह सकते हैं। ठीक है, जो ए में बोली जाती है वो ए लैंग्वेज, जो बी में बोली जाती है वो बी लैंग्वेज। ठीक है, एग्जाम्पल को समझिए आप। तो ऐसा नहीं है। क्या होगा कि धीमे धीमे जो यहाँ से जो पास जगह है, मतलब जो ए प्लेस है उसके जो पास की जगह है वहाँ पर ए बोलने वाले लोग ज़्यादा होंगे। धीमे धीमे जैसे आप इससे दूर जाते जाएंगे तो वो लोग कम होंगे, और जैसे आप बी के नज़दीक पहुँचते जाएंगे तो जो बी को बोलने वाले लोग हैं, बी की भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो
रीजन्स हैं ये ग्रेजुअली एक दूसरे में मर्ज करते हैं और ओवरलैप भी करते हैं, ठीक है। कहीं पर इनमें एक डिस्टिंक्ट और एक शार्प बाउंड्री जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। सही है, ये बात आप समझ के चलिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिलीज which have their sub families and branches or groups. This can be better understood from table 1.2। ये टेबल अगले पेज में दी गई है, देखिए ये है टेबल की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो जो फैमिली दी गई है दैट इज योर ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, साइनो तिब्बतन एंड इंडो यूरोपियन, ठीक है। और इसके बाद जो इनकी सब फैमिली दी गई है दैट इज एस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोनेशियन, तिब्बतो म्यांमारी, सियामीज, चाइनीज और इंडो आर्यन। और इसके बाद जो इसके ब्रांच हैं ये दिए गए हैं ग्रुप्स दैट इज मॉन, खमर, मुंडा, साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन, नॉर्थ द्रविडियन, तिब्बतो हिमालयन, नॉर्थ असम, असम म्यांमारी, ईरानियन, दार्दिक, इंडो आर्यन, ठीक है। और इसके बाद जो रीजन्स हैं मतलब स्पीच एरियाज कहाँ कहाँ पर ये लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसको आप एक बार को चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th, ठीक है। जो हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो सकता है कि ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट हो, पर एज सच कंपटीशन वगैरह की हम बात करें तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ इसको नोट डाउन यहाँ से कर लीजिएगा, इसमें समझाने के लिए सच कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, ये हमारा जो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है यहाँ पर इतना ही दिया गया है। आगे देखते हैं रिलीजियस कंपोजिशन, यानी कि धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, ठीक। देखिए रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेस अफेक्टिंग द कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। मतलब ये चीज़ ऐसा है कि रिलीजन का एक बहुत ज़्यादा प्रभाव है किसके ऊपर, लोगों की कल्चरल लाइफ के ऊपर और पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर, ठीक। सिंस रिलीजन वर्चुअली परमिएट्स इनटू ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स फैमिली एंड कम्युनिटी लाइव्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द रिलीजियस कंपोजिशन इन डिटेल, ठीक है। ऐसा होता है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो किसी की जिंदगी में मतलब जो भी किसी भी धर्म से संबंधित लोग हैं, ठीक है, तो धर्म उनकी जिंदगी में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उसका प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है, तो हिंदू धर्म में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें बताई जाती हैं, जो भी उसके टीचिंग्स वगैरह हैं, वो जो भी हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला है वो उसके मतलब हर तरीके से उसमें दिखाई देगी, उसके कार्यों में दिखाई देगी, उसके रहन सहन के तरीके में दिखाई देगी, ठीक है। सिमिलरली और धर्मों की बात है, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम है तो जो मुस्लिम धर्म की जो टीचिंग्स वगैरह है वो उसके धर्म मतलब उसकी ज़िंदगी में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। उसके रहन सहन में, उसके बोलचाल के तरीके में, उसके कार्य करने के तरीके में, उसके खाने पीने के तरीके में, हर तरीके में जो चीज़ें हैं वो सब दिखाई देंगी। तो यानी कि धर्म का आप कह सकते हैं रिलीजन का एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो होता है, ठीक है। आगे देखिए, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ religious communities in the country shows that there are certain states and districts having large numerical strength of one religion while the same may be very negligibly represented in other states। तो ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, स्पेशल जो वर्ड है ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये स्पेस से संबंधित है, ठीक है। कि अगर आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे रिलीजियस कम्युनिटीज़ का तो आपको ये पता लगेगा कि कुछ स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, कुछ स्टेट्स मतलब कुछ राज्य या फिर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो है वो ज़्यादा है, उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो वही जो रिलीजन है वो दूसरे स्टेट में जो है वो बहुत कम पाया जाएगा, ठीक है, ऐसा है। और ये कहाँ पर दिया गया है, जो अपेंडिक्स 5 है वहाँ पर, ठीक है। अपेंडिक्स के बारे में मैंने आपको पहले दिन बताया था, पहले लेक्चर में। अपेंडिक्स 5 इस बुक के एंड में एक अपेंडिक्स दिया हुआ है पूरा का पूरा, वहाँ पर जो अपेंडिक्स 5 है, लेकिन आप इसमें नोट डाउन कीजिएगा अपेंडिक्स 5 में ये चीज़ नहीं दी गई है, अपेंडिक्स 4 में दी गई है, ठीक है। वहाँ से आप जाके इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो मैं भी आपसे पूछूंगा, तो आपको फिर वहाँ पर जाके जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेंगी ही, ठीक है। जैसे देखिए क्या दिया गया है, हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ मेजर ग्रुप इन मैनी स्टेट्स। हिंदूज जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में मेजर ग्रुप है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, रेंजिंग फ्रॉम 70 to 90% एंड अबव। यानी कि किसी भी राज्य में, बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि हिंदूज की जो संख्या है वो 70 से 90% या उससे भी ज़्यादा है, except the districts of states along Indo-Bangladesh border, Indo-Pak border, Jammu Kashmir, hill states of northeast and in scattered areas of Deccan Plateau and Ganga Plain, ठीक है। चलिए अब आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि आप ये जो अपेंडिक्स 4 या अपेंडिक्स 5 जो भी है इसको जाके एक बार देखिएगा और इसमें से मुझे 5 स्टेट्स ऐसी बताइएगा, 5 स्टेट्स वेयर हिंदूज are less than
ठीक है, लेस देन मैं कह रहा हूँ 80%, यानी कि 80% पॉपुलेशन जिस राज्य की हिंदू नहीं है वो बताइएगा कि कौन सी है। ठीक है, या अगर 80% की वैल्यू नहीं होगी तो फिर भी ये बताइएगा कि सेकंड नंबर पे हिंदूज कहाँ पर है। मतलब एक जगह तो ऐसी होगी जहाँ पर 70 to 90% है, यानी कि हिंदू जो है सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, या तो ये देखिएगा कि जहाँ पर 80% से कम हिंदूज है वो आपको बताना है, या फिर आपको ये बताना है कि हिंदूज जो है वो सेकंड नंबर पे कहाँ पर है। ठीक है, मतलब किसी और जो धर्म है उसकी पॉपुलेशन जो है वो हिंदू से ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है, ये आप नीचे बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कितने स्टेट्स, 5 स्टेट्स। ठीक है, चलिए, ये आपको कहीं जाके ढूंढना नहीं है, जो अपेंडिक्स 5 दिया है वहीं के आधार पर आप बात करेंगे। अपेंडिक्स 4 या अपेंडिक्स 5 जो भी है, वो 4 है वैसे जहाँ तक है। ठीक है, और वो आपको पता है कि किस उसके बाद बेसिस पे बात की गई है। वहाँ पर जो बात की गई है वो 2011 के सेंसस के आधार पर की गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा जो है वो बताना है। ठीक है, कहीं इधर उधर से इंटरनेट वगैरह से ढूंढ के मत बताइएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया का ये 2011 के संबंध में दिया गया है। ओवरऑल बात की गई है कि जो हिंदूज हैं वो इतने सारे हैं। ठीक है, टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 79.8%। इसके बाद मुस्लिम्स हैं, फिर क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, और फिर अदर रिलीजियंस एंड परसुएशंस एंड रिलीजन्स नॉट स्टेटेड। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो दी गई है। ठीक है, आगे इसमें देखिए क्या दिया गया है मुस्लिम्स के बारे में, कि द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी है लेकिन लार्जेस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हिंदूज जो तो मेजॉरिटी है, उसके बाद बाकी जितने भी हैं दीज आर योर माइनॉरिटीज, और इनमें सबसे ज्यादा जो है दैट इज योर मुस्लिम्स। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर ज्यादा है देखिए, जम्मू कश्मीर में, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड इन एंड अराउंड दिल्ली एंड लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा है। लक्षद्वीप में तो ये अराउंड 96% से ज्यादा जो है वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स है, 96% से ज्यादा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी पॉपुलेशन आपको इनकी काफी ज्यादा दिखेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रिश्चियन पॉपुलेशन के बारे में दिया गया है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। द मेन कंसंट्रेशन इज ऑब्जर्व्ड along the western coast around Goa and Kerala, and also in the hill states of Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Chota Nagpur area and the hills of Manipur। तो ये वो रीजन्स है जहां पर आपके क्रिश्चियंस पॉपुलेशन पाई जाती है। सिख्स कहां पर पाए जाते हैं? सिख्स आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो है वो इन्हीं एरियाज में कंसंट्रेटेड है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद है जैन एंड बुद्धिस्ट। जैन्स एंड बुद्धिस्ट, द स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया, हैव देयर कंसंट्रेशंस ओनली इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री, यानी कि ये बहुत कम एरियाज में पाए जाते हैं। जैन्स कहां पर पाए जाते हैं देखिए, हैव मेजर कंसंट्रेशन इन द अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और जो बुद्धिस्ट हैं वो मोस्टली आपके कंसंट्रेटेड है इन महाराष्ट्र। ठीक है, अदर एरियाज जहां पर बुद्धिस्ट पाए जाते हैं दे आर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और द अदर रिलीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जोरास्ट्रियंस। ठीक है, ट्राइबल एंड अदर इंडिजीनियस फेथ्स एंड बिलीव्स। दीज ग्रुप्स आर कंसंट्रेटेड इन स्मॉल पॉकेट्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरे के पूरे देश में कुछ छोटे छोटे जगहों पे ये जो धर्म है, मतलब बाकी धर्म जो भी हैं और कुछ ट्राइबल एंड इंडिजीनियस फेथ्स हैं, बिलीव्स हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, इनका स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में बहुत ज़्यादा है, किसी राज्य में बहुत कम है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो ओवरऑल ही बहुत कम है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि देश में छोटे छोटे पॉकेट्स में कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत इनकी जनसंख्या है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। वो क्या क्या है? मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। ठीक है, देखिए, it is observed that in India the proportion of workers both main and marginal is only 39.8%। ठीक है, 2011 के सेंसस के आधार पर, leaving the vast majority of about 60% as non workers। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो डेफिनेशन दी गई है, मेन वर्कर वो होता है जो कम से कम 6 महीने एटलीस्ट 183 डेज या 6 महीने जो है एक साल में काम करता है, दैट इज योर मेन वर्कर। इससे कम जो काम करता है दैट इज मार्जिनल वर्कर, और जो काम नहीं करता है दैट इज योर नॉन वर्कर। ठीक है, नॉन वर्कर की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि 60% है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर को मिलाकर भी 39.8% ही है। ठीक है, तो बाकी 60% के आसपास पॉपुलेशन किसकी हो जाती है? नॉन वर्कर की। इसका मतलब क्या है? दिस इंडिकेट्स एन इकोनॉमिक स्टेटस इन विच देयर आर अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, क्योंकि जो नॉन वर्कर्स होंगे दे विल बी योर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है, फर्दर इंडिकेटिंग पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड
अंडर एम्प्लॉयड पीपल, यानी कि यहाँ पर या तो बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयड है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास आप कह सकते हैं कि पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पर्याप्त रोजगार नहीं है, दे आर अंडर एम्प्लॉयड। ठीक, चलिए, the proportion of working population of the states and union territories show a moderate variation। ठीक है, ये हर जगह पे सेम ये भी नहीं है। 39.6% अगर हम बात करें गोवा की, टू अबाउट 49.9% इन दमन एंड दीव। द स्टेट्स विद लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर, कहां पर पॉपुलेशन जो है वो वर्कर्स की ज्यादा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो उसमें है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव हैव हायर पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट हायर होने का मतलब यही है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया द वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड्स टू बी हायर इन areas of low level of economic development since number of manual workers are needed to perform the subsistence or near subsistence economic activities। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फार्मिंग वगैरह जहां पर होगी, एग्रीकल्चर वगैरह जहां पर होगी, वहां पर ज्यादा लोग जो है वो मतलब वर्कर होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है कि मैनुअल लेबर की जरूरत जो है वो ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन which actually means engagement of an individual in farming, manufacturing, trade, services or any kind of professional activities show a large proportion of primary sector workers compared to secondary and tertiary sectors। तो ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि इंडिया में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, एज कंपेयर टू योर सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अबाउट 54.6% of the total working population are cultivators and agricultural laborers। ठीक है, जबकि हम बात करें कि सिर्फ 3.8% जो है दे आर engaged in household industries और 41.6% जो है are other workers including non household industries, trade, commerce, construction and repair and other services। ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में हमने बात की है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, छोटा मोटा सामान ये लोग बनाते हैं, दैट इज योर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 54.6% जो है वो आपके क्या है, प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी कि कल्टिवेटर्स हैं या एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। 3.8% लोग जो है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं और बाकी 41.6% लोग जो है वो किन से जुड़े हुए हैं, नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज से या फिर ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर एंड अदर सर्विसेज। मतलब ये आपका थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, एज फार एज द कंपोजिशन ऑफ कंट्रीज मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज कंसर्न, मेल वर्कर्स आउट नंबर फीमेल वर्कर्स इन ऑल द 3 सेक्टर। जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनमें तीनों ही सेक्टर में ऐसा है कि जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, वो ज्यादा है देन फीमेल वर्कर्स। ठीक है, ये आगे देखिए, यहाँ पर टेबल में दिया गया है ये चीज। ठीक है, यहाँ पर तो बेसिकली आपको स्टेट, सारे के सारे स्टेट्स का एक ब्यौरा दिया गया है कि कल्टीवेटर्स कहाँ पर ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर्स हैं, अदर वर्कर्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो ये दिया गया है 1.4 की जो बात की जा रही है वो ये थी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में आप देख सकते हैं कि तीनों में ही मेल पॉपुलेशन जो है वो फीमेल से ज़्यादा है। ठीक है, यही वहाँ पर बताने की कोशिश की गई थी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं इधर, क्या लिखा गया है देखिए। प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जेंडर बाइसिंग जो है दैट इज नॉट एट ऑल गुड एंड एक्सेप्टेबल। ठीक है, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। देखिए, द डिविजन ऑफ द सोसाइटी इनटू मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इज बिलीव टू बी नेचुरल एंड बायोलॉजिकल। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि देखिए जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, कुछ ट्रांसजेंडर है, ये किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, दैट इज योर नेचुरल एंड बायोलॉजिकल। But in reality, there are social constructs and roles assigned to individuals which are reinforced by social institutions। लेकिन ये चीज़ जो है कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए समाज में ये चीज़, मतलब ये प्रथा बनी हुई है या ये धारणा बनी हुई है, आप कह सकते हैं लोगों के मन में, कि कुछ काम जो है वो सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, कुछ काम जो है वो सिर्फ फीमेल ही कर सकती हैं। तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि सोसाइटल मतलब आप कह सकते हैं मेंटेलिटी है या सोसाइटल बिहेवियर है। ठीक है, तो consequently these biological differences became the basis of social differentiations, discriminations and exclusions। ये चीज जो मैंने आपको समझाई कि कुछ काम लगता है कि सिर्फ मेल कर सकते हैं, कुछ काम लगता है जो सिर्फ फीमेल कर सकती हैं। The exclusion of over half of the population becomes a serious handicap to any developing and civilized society। ठीक है, और ये चीज मतलब ये जो एक्सक्लूजन की बात की गई है, इसका मतलब ये है कि फीमेल्स को अगर, ठीक है, अगर फीमेल्स को जो है वो
मतलब काम करने से रोका जाए, या आप कह सकते हैं कि उनको मतलब उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका जो है वो इकोनॉमी में ना हो, ठीक है। तो दैट बिकम्स अ वेरी एक हैंडीकैप की तरह है वो, दैट इज फॉर अ डेवलप एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी, ठीक है। इट इज अ ग्लोबल चैलेंज विच हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, when it mentioned that if development is not engendered, ठीक है, अगर जो आपका डेवलपमेंट है वो एनजेंडर्ड नहीं है तो इट इज एंडेंजर्ड। इसका मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट है उसमें कोई जेंडर वाइसिंग एज सच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारे के सारे जेंडर्स का उसमें रोल होना चाहिए, और अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका फायदा भी सारे के सारे जेंडर्स को मिलना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो है यानी कि भेदभाव जो है इन जनरल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पर्टिकुलर इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी कि वैसे तो देखा जाए कि भेदभाव भी एक तरीके से क्राइम है, लेकिन अगर वो जेंडर बेस्ड है, ठीक है, तो वो तो फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मानवता के प्रति क्या है वो एक क्राइम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू एड्रेस द डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लो वेजेस फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क, डिसरिगार्ड टू अदर एंटाइटलमेंट्स टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे किसके लिए बताए गए हैं? जनरली विमेन के केस में ऐसा होता है कि उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज़्यादा नहीं मिलती थी। मतलब अब तो ये ठीक हो गई है सिचुएशंस, पुरानी बात थोड़ा सा ऐसी थी, एम्प्लॉयमेंट में उनका उतना ज़्यादा रोल नहीं होता था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी नहीं होता था उनका ज़्यादा, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ वर्क के लिए उनको वेज भी कम मिला करते थे, ठीक। उनको डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो एंटाइटलमेंट्स थे वो उसको ढंग से नहीं मिलते थे, उनका डिसरिगार्ड किया जाता था। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A society which fails to acknowledge and take effective measures to remove such discriminations cannot be treated as a civilized one, यानी कि ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जहां पर इन चीज़ों को लेकर आज भी जो ये कह सकते हैं कि धारणाएं बनी हुई हैं, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन जहां पर हो रहे हैं, इस तरीके की धारणाएं जहां पर बनी हुई हैं, भेदभाव जहां पर बने हुए हैं, उस तरीके के समाज को या उस तरीके के देश को एक आप सभ्य समाज या सिविलाइज्ड नेशन या सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो नहीं मान सकते, ठीक है। The government of India has duly acknowledged the adverse impacts of these discriminations and launched a nationwide campaign called बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि ये बेटी बचाओ का केस भी यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में किस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि बर्थ से पहले ही जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता था, ठीक है। अब तो खैर ये चीज़ें बैन हो गई हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता था। अगर उसके बाद पता लगता था कि मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके वूम्ब में अगर विमेन चाइल्ड है, ठीक है, तो विमेन फीटिसाइड जो हुआ करता था यहाँ पर, विमेन चाइल्ड फीटिसाइड जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो वो सारी जो परेशानियाँ थी, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समाज में कुछ कुरीतियाँ थी जिसको मैं कहूँगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की गई थी कि बेटी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू अ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ, ठीक है। तो उसको बचाना भी है और साथ ही जब वो पैदा होती है तो उसको पढ़ाना भी है, यानी कि सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी बात यहाँ पर की गई है और हम भी इसका बिल्कुल पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि समर्थन करते हैं, ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो फीमेल वर्कर्स हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का मतलब फिर से वही है एग्रीकल्चर वगैरह से संबंधित, और आपने देखा भी होगा कि फार्म वगैरह में या एग्रीकल्चर लैंड वगैरह में जो है वो वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। दो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। मतलब ये जनरल बात की जा रही है, पहले ज़्यादा ऐसा होता था, आज की डेट में तो खैर अब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में हो, वहाँ पर भी जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट that the proportion of workers in agricultural sector in India has shown a decline over the last few decades। यानी कि पिछले कुछ डिकेड्स में अगर हम कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों का या जो प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इससे जुड़े हुए थे वो कम हो रहे हैं। जैसे कि 58.2% था ये 2001 में, और 2011 के आंकड़ों के आधार पर ये 54.46% रह गया, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ है। और इसी के कंसिक्वेंटली क्या हुआ है, इसी के परिणाम स्वरूप सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जो इंक्रीज आया है, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से आप कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में लोग कम जुड़े हैं, तो वो अब किसकी तरफ को जा रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ। दिस इंडिकेट्स अ शिफ्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशंस टू नॉन फार्म बेस्ड वंस, इंडिकेटिंग अ सेक्टोरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द
कंट्री। जैसे आपको पता है कि बोला भी जाता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर मेजर जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी कि पूरा का पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि जो वर्किंग प्रोपोर्शन है उसका जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर की तरफ को कम हो रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ को वो ज़्यादा हो रहा है, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक में एक तरीके से क्या है कि सेक्टर पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है, सेक्टोरल शिफ्ट है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द कंट्री इज वेरी वाइड। ये फिर वही बात है, स्पेशल वेरिएशन मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग राज्यों में, ठीक है, जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में, वो भी हर राज्य में आप देखेंगे उसमें अलग अलग है, ठीक है। जैसे दिया गया है, फॉर इंस्टेंस द स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैव वेरी लार्ज शेयर ऑफ कल्टीवेटर्स, यहाँ पर कल्टीवेटर्स ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टेट्स लाइक बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबरर्स ज़्यादा है, ठीक। हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज हैं जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, यहाँ पर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स जो हैं दे आर एंगेज्ड इन अदर सर्विसेज, ठीक है, मोस्टली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ठीक। दिस इंडिकेट्स नॉट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड फार्मिंग लैंड बट ऑल्सो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायरिंग मोर वर्कर्स इन नॉन फार्म सेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा एक तो इसलिए है कि जैसे अब आपको ये जगह दी गई है दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, यहाँ पर फार्म लैंड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते, ठीक है, एक तो ये कारण है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो लार्ज स्केल में अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जो औद्योगिकरण हो रहा है, उसके लिए भी आपको क्या है कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जो नॉन फार्म सेक्टर्स में काम कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर सारे के सारे लोग फार्म सेक्टर से ही जुड़े रहेंगे, एग्रीकल्चर से ही जुड़े रहेंगे, प्राइमरी सेक्टर से ही जुड़े रहेंगे, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर जो है, जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, उनमें काम कौन करेगा, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये जो पार्ट था पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और बाकी कमेंट नहीं तो बाकी सभी लोगों को जनरली करना ही है, जैसे मैं रोज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की पार्टिसिपेशन का, आप लोगों की प्रेजेंस का हमें यहाँ पर पता लगना चाहिए। क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा हमारे रेगुलर व्यूअर बनेंगे उतना ही एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो आप लोगों को बहुत जल्द मिलने लगेंगे, ठीक है। बाकी लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की जो नोटिफिकेशंस वगैरह है वो मिस ना हो। कब वीडियो आज आते हैं, कब नहीं आते हैं, वो भी आप लोगों को धीमे धीमे जो चीज़ें हैं वो पता लग जाएंगी। मतलब जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है, जो अभी नए आए हैं उन लोगों के लिए भी उनको पता लग जाएगा। और साथ ही साथ ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ हमारे पास आप लोगों के लिए और भी कोर्सेज हैं, इकोनॉमी का कोर्स है, पॉलिटी का कोर्स है, वो भी जाके आप थोड़ा सा चैनल को ब्राउज कीजिएगा, प्लेलिस्ट वगैरह सारी चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कुछ बात पूछना चाहते हैं या कुछ बात बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com, ठीक है। चलिए तो जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, जिसमें अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज ऑन माइग्रेशन उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।